नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। घुसपैठ एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनते ही पूरी दुनिया के सारे देश, सारी सरकारें और आम लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि घुसपैठ किसी को अच्छी नहीं लगती, चाहे आपके घर में हो या आपके देश में हो या आपके निजी जीवन में हो। लेकिन चीन जैसे देश अब घुसपैठ को अपना उद्योग बना रहे हैं। घुसपैठ चीन का नया बिजनेस मॉडल बन चुका है और चीन दुनिया में हर जगह हर तरह की घुसपैठ आजकल कर रहा है। चीन अपने पड़ोसियों की सीमा में घुसपैठ करता है, जैसे आजकल भारत में लद्दाख में कर रहा है। दुनिया भर के लोगों के निजी जीवन में अपने मोबाइल फोन ऐप्स और अपनी आईटी कंपनियों के जरिए घुसपैठ करता है और कोरोना वायरस के जरिए आपके शरीर में घुसपैठ करता है। और अब चीन अपने ही देश के लोगों के जीवन में भी एक हेल्थ ऐप के जरिए घुसपैठ कर रहा है। इस हेल्थ ऐप के जरिए चीन ये पता लगाना चाहता है कि उसके देश में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है और यहां तक कि उनकी सोच क्या है, यानी उनके निजी जीवन में होने वाली हर चीज को चीन की सरकार जानना चाहती है। इसलिए आज हम चीन के घुसपैठ वाले इसी बिजनेस मॉडल का आपके लिए डीएनए टेस्ट करेंगे, ताकि आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके देश में घुसपैठ हो सकती है, आपके शरीर में कोरोना वायरस से घुसपैठ हो सकती है, आपके मोबाइल फोन में ऐप्स के जरिए घुसपैठ हो सकती है। इसलिए इस घुसपैठ से सावधान रहिए। इसके बाद हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाएंगे कि कोरोना वायरस कैसे कुछ ही मिनटों में एक पूरे के पूरे रेस्टोरेंट, पूरे दफ्तर या पूरे क्लासरूम को संक्रमित कर सकता है। आपने अब तक आंकड़ों के जरिए से वायरस के संक्रमण की रफ्तार को समझा होगा, लेकिन आज पहली बार तस्वीरों के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही कैसे आपके आसपास मौजूद हर व्यक्ति को संक्रमित कर सकती है। जापान में एक प्रयोग किया गया जिसका नाम है ब्लैक लाइट एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग से यह साबित हुआ कि अगर किसी जगह पर मौजूद एक व्यक्ति को भी कोरोना वायरस का संक्रमण है तो वहां मौजूद सभी लोग और सभी वस्तुएं उसके दायरे में आ सकती हैं, यानी संक्रमित हो सकते हैं। आज हम आपको लेजर बीम और अति संवेदनशील कैमरों की नजर से वायरस के इस खतरनाक सफर की पूरी कहानी पहली बार टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखाएंगे, जो आप साफ साफ अपनी आंखों से देख पाएंगे कि यह वायरस कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ जाता है और फिर उसे भी संक्रमित करता है। और आखिर में हम इतिहास में वीर सावरकर के साथ हुई नाइंसाफी की बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक विदेशी ने, एक ब्रिटिशर ने की थी जिसका नाम था A.O. ह्यूम। आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी और ब्रिटिशर्स के बीच क्या रिश्ता था। आखिर अंग्रेजों को क्या जरूरत पड़ी कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी यहां पर स्थापित करें, और कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच ये रिश्ता क्या था, और उस समय अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी का गठन क्यों करवाया था, और क्या इसी रिश्ते की वजह से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके साथ और उसके बाद भी वीर सावरकर के साथ नाइंसाफी होती रही। आज भी कांग्रेस पार्टी को वीर सावरकर से इतनी आपत्ति क्यों है, वीर सावरकर उन्हें इतने नापसंद क्यों हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। गृह मंत्रालय ने आज अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। 30 जून तक रहने वाले लॉकडाउन को 3 चरणों में बांटा गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खत्म किया जाएगा। देश में कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं होगी। 8 जून से देश के सारे धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, लेकिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सरकार ने लोगों को राहत देते हुए पहले ही चरण में शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया है। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। मेट्रो रेल, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी तीसरे चरण में ही फैसला होगा। फिलहाल सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, लेकिन तीसरे चरण में इन्हें खोलने पर फैसला लिया जा सकता है। खास बात यह है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से सब कुछ खोला जाएगा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद पश्चिम बंगाल ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। पूरे पश्चिम बंगाल को 3 जोन में बांटा गया है। राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन में सब कुछ बंद रखने का फैसला किया है। वहीं पंजाब सरकार ने 4 हफ्तों यानी 30 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। यूपी सरकार ने लॉकडाउन पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करने का ऐलान किया है।
हर राज्य के कुछ जो कंडीशंस है वो अलग अलग है। एक गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन के आधार पर हम लोग भी अब देखेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए 15 जून तक स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी का आज 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑडियो संदेश जारी कर देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑडियो संदेश में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के फैसले को भारत की अखंडता के सिद्धांत वाला फैसला। मेरे प्रिय स्नेहीजन, आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में एक बार फिर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र दोहराया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 7,694 मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से मौत के मामले भी बढ़ गए हैं। 24 घंटे के अंदर देश में 265 लोगों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है। इसी के साथ कोरोना से मौत का आंकड़ा अब 4,971 पहुंच गया है। देश में कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 1,73,000 के पार पहुंच गई है। इन आंकड़ों के बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि देश में 24 घंटे के अंदर 11,264 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या 65,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें अकेले मुंबई में 38,442 मरीज हैं। पूरे महाराष्ट्र में 2,197 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सबसे पहले हम आपको 2 तरह की घुसपैठ दिखाएंगे। एक तरफ चीन दुनिया के दूसरे देशों में घुसपैठ कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसने अपने नागरिकों के जीवन में भी घुसपैठ शुरू कर दी है। चीन ने अपने एक शहर जिसका नाम है हांगझो, इस हांगझो शहर में अपने ही नागरिकों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया है। यह डरावना प्रयोग है। इसके लिए कोविड-19 के संक्रमण की जानकारी देने वाले एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन की मदद ली जा रही है। हांगझो में इस एप्लीकेशन की मदद से शहर के 1 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी हासिल करने की योजना बनाई गई है और इस योजना के तहत सभी नागरिकों को अपने स्वास्थ्य की जानकारी इस हेल्थ ऐप पर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा और फिर इन्हीं जानकारियों के आधार पर लोगों का हेल्थ स्कोर जारी किया जाएगा। यानी अब वहां पर लोगों का हेल्थ स्कोर जारी होगा, जो कि एक नई चीज है। यह स्कोर अधिकतम 100 अंकों का होगा और इसका आधार नागरिकों के अब तक के सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स को बनाया जाएगा। यानी आपके स्वास्थ्य के आधार पर, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। इस ऐप में नागरिकों को सिर्फ कोविड-19 के संक्रमण की ही नहीं, बल्कि अपने जीवन जीने की तमाम आदतों की जानकारी भी अपलोड करनी होगी। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति शराब या सिगरेट पीता है तो उसे इसकी जानकारी इस ऐप में देनी होगी। इतना ही नहीं, आप दिन में कितने कदम चलते हैं यह भी आपको सरकार को बताना होगा। इन जानकारियों के आधार पर नागरिकों को एक QR कोड जारी किया जाएगा। जरूरी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए, दफ्तर जाने के लिए, अलग अलग यात्राएं करने के लिए, हवाई यात्रा करने के लिए, मेट्रो में यात्रा करने के लिए, बस में जाने के लिए आपको इसी QR कोड का इस्तेमाल करना होगा। जब भी आप कोई सरकारी सुविधा का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये QR कोड स्कैन किया जाएगा। QR कोड स्कैन होते ही नागरिकों के स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारियां तुरंत उपलब्ध हो जाएंगी और फिर
आपके हेल्थ स्कोर के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कोई व्यक्ति इन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, वो सिनेमा हॉल के अंदर जा सकता है या नहीं, वो शॉपिंग मॉल में जा सकता है या नहीं, वो हवाई यात्रा कर पाएगा, एयरपोर्ट में उसको प्रवेश मिलेगा या नहीं, रेलवे स्टेशन पर प्रवेश मिलेगा, रेल में प्रवेश मिलेगा या नहीं। ये सब कुछ तब तय होगा जब आप अपना QR कोड स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद यह पता चलेगा कि आपका हेल्थ स्कोर क्या है। अगर आपका हेल्थ स्कोर काफी कम है तो हो सकता है आपको वापस भेज दिया जाए। इन एप्लीकेशंस के तहत लोगों को हरे, लाल या पीले रंग के कोड दिए जाते हैं। जिनके ऐप पर हरे रंग का कोड होता है वो कहीं भी आ जा सकते हैं, यानी उनकी फ्री एंट्री है। जबकि पीले और लाल रंग के कोड वाले लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। ऐसे लोगों को घर पर ही क्वारंटीन में रहने के लिए भी कहा जा सकता है। इसी तरह भारत में भी आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल इसी तरीके से होता है, जिसमें अब आजकल जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको बताना होता है कि आरोग्य सेतु ऐप में आप ग्रीन जोन में हैं या रेड जोन में हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि चीन अपने हेल्थ ऐप के जरिए अपने नागरिकों पर हर समय नजर रखना चाहता है। हालांकि हांगझो के लोगों के लिए जो हेल्थ ऐप बनाया जा रहा है वो लोगों से तमाम तरह के निजी डेटा हासिल करेगा, उनका निजी डेटा भी ले लेगा और इस ऐप को इंस्टॉल करने वाला हर व्यक्ति पर हर समय सरकार नजर रखेगी। चीन के मीडिया में प्रकाशित कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां की सरकार कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए मोबाइल फोन एप्लीकेशन की मदद से नागरिकों के बैंक अकाउंट्स की जानकारी भी हासिल कर सकती है और यह भी पता लगा सकती है कि किस व्यक्ति ने कब और कहां यात्रा की है, किसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपने कब पैसा निकाला, कब पैसा जमा किया। चीन में करीब 100 करोड़ लोग इन QR कोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और फरवरी से लेकर अब तक इन QR कोड्स का इस्तेमाल करीब 900 करोड़ बार किया जा चुका है। मोबाइल फोन एप्लीकेशंस, QR कोड्स और हेल्थ ऐप्स के जरिए चीन अपने ही देश के नागरिकों को 2 वर्गों में बांटना चाहता है। पहले वर्ग में वो लोग होंगे जिनके स्वास्थ्य पर कोई खतरा नहीं है, जो पूरी तरह फिट हैं और ऐसे लोगों को काम पर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए और दूसरी सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए पूरी इजाजत होगी, उन्हें फ्री एंट्री है। जबकि दूसरे वर्ग में ऐसे लोग शामिल होंगे जिनका हेल्थ स्कोर कम है और जिन पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। ये लोग शारीरिक रूप से कमजोर लोग होंगे, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिन्हें कई तरह की बीमारियां हैं। ऐसे लोग या तो घरों से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे या फिर उन्हें बहुत सारी पाबंदियों के साथ घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी और ऐसी बहुत सारी जगहें होंगी जहां इन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। यानी पूरा देश 2 तरह के लोगों में बंट जाएगा, 2 वर्गों में बंट जाएगा। और ये बात हम आपको बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में, भविष्य में आपका शरीर ही आपका पासपोर्ट बन जाएगा। आपका शरीर ये तय करेगा कि आपकी एंट्री कहां तक होगी, आप कहां जा पाएंगे, कहां नहीं जा पाएंगे, आपको कौन सी नौकरी मिलेगी और कौन सी नौकरी नहीं मिलेगी। सब कुछ आपके स्किल्स तो सेट करेंगे ही, आपका स्किल सेट क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, लेकिन आपका शरीर कैसा है इस पर भी बहुत निर्भर करेगा। चीन में मोबाइल फोन ऐप की मदद से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की कोशिश एक कदम आगे बढ़ गई है और अब ऐसी ऐप्स के जरिए लोगों का हेल्थ स्कोर जारी करने की योजना बना ली गई है। आम आदमी को समझ न आने वाले इन QR कोड्स में चीन के नागरिकों की तमाम जानकारियां छिपी हैं और चीन के हांगझो शहर में तो इस हेल्थ स्कोर का इस्तेमाल हमेशा के लिए करने की योजना बना ली गई है। यानी हांगझो का प्रशासन अपने नागरिकों की निगरानी हमेशा के लिए करना चाहता है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए इस तरह के मोबाइल फोन एप्लीकेशंस के कई वर्जन पूरे चीन में पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हांगझो में चीन की बड़ी टेक कंपनी अलीबाबा के साथ मिलकर इसे अनिवार्य बनाने की योजना है। चीन मोबाइल फोन ऐप के जरिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने वाला पहला देश है, लेकिन अब वहां की सरकार इस तकनीक को अपने हाथ में लेकर इसे नागरिकों की निगरानी का जरिया बनाने जा रही है। अगर आप चीन में हैं तो यही QR कोड आपका सबसे बड़ा टिकट साबित होगा, जिसके सहारे आप कहीं भी घूम फिर सकेंगे और आ जा सकेंगे। हांगझो प्रशासन का कहना है कि यह हेल्थ ऐप शहर के लोगों के लिए एक फायरवॉल की तरह काम करेगा और इसके जरिए लोगों के स्वास्थ्य और इम्यूनिटी को बेहतर बनाया जाएगा।
इस ऐप को चीन की अलीबाबा और टेंसेंट जैसी बड़ी कंपनियों ने तैयार किया है और हांगझो प्रशासन ने इसे हाथों हाथ लिया है। इस ऐप की मदद से किसी व्यक्ति का पूरा लेखा जोखा तैयार किया जा सकता है, जिसमें उसके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के अलावा उसकी वित्तीय स्थिति और यात्राओं का रिकॉर्ड भी होगा। रियल टाइम में रियल डाटा हासिल करना ही चीन की सरकार के डिजिटल सर्विलांस का ध्येय वाक्य बन गया है। इस मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए शहर के लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एक जगह अपलोड किया जाएगा। इसमें बीमारियों की जानकारी, स्वास्थ्य जांच का रिकॉर्ड, खाने पीने की आदतें, शराब सिगरेट का सेवन और यहां तक कि व्यायाम करने से जुड़ी जानकारियां भी प्रशासन को मुहैया करानी होगी। इसी डाटा के आधार पर आपको एक हेल्थ स्कोर जारी किया जाएगा और यह हेल्थ स्कोर ही ये तय करेगा कि आप किस सेवा का लाभ उठा पाएंगे और किसका नहीं। यानी किसी रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल या शॉपिंग मॉल में आपकी एंट्री आपकी जेब में रखे पैसों के दम पर नहीं, बल्कि आपके हेल्थ स्कोर के आधार पर होगी। चीन ने इस महामारी का इस्तेमाल दुनिया के सबसे बड़े सर्विलांस तंत्र को विकसित करने के बहाने के तौर पर किया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वार्षिक बैठक में राजनीतिक सलाहकार जू होंगलिंग ने तो ये प्रस्ताव भी दिया है कि किसी कपल को तभी माता पिता बनने की इजाजत दी जाए जब उसके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो। यानी चीन में अब लोगों के जन्म से मृत्यु तक होने वाली सारी घटनाएं इसी हेल्थ स्कोर के आधार पर तय होंगी और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन 2 वर्गों में बढ़ जाएगा और इन्हीं वर्गों के आधार पर चीन के भविष्य की दशा और दिशा तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपके भविष्य का जीवन कैसा होगा उसका एक छोटा सा ट्रेलर हमने आपको दिखा दिया, क्योंकि चीन में ये शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक कितनी तेजी से फैलता है, इसे आप अब तक आंकड़ों के जरिए कई बार देख चुके होंगे, कई बार सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। शायद अब तक आपको समझ में भी आ गया होगा। कोरोना वायरस का R0 फिलहाल 2 से 3 के बीच माना गया है। R0 का क्या मतलब होता है? यानी R0 का आकलन इस आधार पर किया जाता है कि एक वायरस एक व्यक्ति से कितने व्यक्तियों के बीच फैलता है। यानी एक व्यक्ति अगर संक्रमित है तो वो अपने बाद कितने व्यक्तियों को संक्रमित करता है।
कोरोना वायरस के मामले में वैज्ञानिकों का यह आकलन है कि एक व्यक्ति 2 से 3 लोगों को संक्रमित कर सकता है। लेकिन आज पहली बार हम आपको तस्वीरों के जरिए यह समझाने वाले हैं कि किसी वायरस के फैलने की रफ्तार आखिर क्या होती है, कैसी होती है। जापान के सरकारी टीवी चैनल NHK ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक प्रयोग किया। इस प्रयोग का नाम था ब्लैक लाइट एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग के लिए 10 लोगों को एक रेस्टोरेंट जैसी जगह पर बुलाया गया। इनमें शामिल एक व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के रोल में था। इस व्यक्ति के हाथ में एक ऐसा फ्लोरेसेंट सब्सटेंस यानी अंधेरे में चमकने वाला पदार्थ लगाया गया। ये पदार्थ कीटाणुओं और वायरस को दर्शाता है। इसके बाद इस प्रयोग में शामिल सभी लोगों ने संक्रमित व्यक्ति के साथ यहां पर बैठकर खाना खाया, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में बाकी लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। और इस प्रयोग के अंत में रेस्टोरेंट में अंधेरा कर दिया गया और इसके बाद जो हुआ उस पर यकीन करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इस रेस्टोरेंट में जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के हाथों में वायरस को दर्शाता जो पदार्थ लगाया गया था वो रेस्टोरेंट में मौजूद ज्यादातर लोगों तक पहुंच चुका था। ये पहले व्यक्ति के चेहरे और कपड़ों पर फैल चुका था। दूसरे लोगों के हाथ और शरीर भी इससे संक्रमित हो चुके थे। और इतना ही नहीं, टेबल पर रखा खाना, वहां पर रखे बर्तन, मेन्यू कार्ड, पानी का जग, चम्मच, सब कुछ संक्रमित हो चुका था। इसे ब्लैक लाइट एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया है क्योंकि इस प्रयोग के दौरान अंधेरे में वायरस के फैलने की गति को समझने की कोशिश की गई है। जापान में इसी तरह का एक और प्रयोग किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान लेजर बीम और हाई सेंसिटिविटी कैमराज का इस्तेमाल किया गया। इस प्रयोग का मकसद ये पता लगाना था कि खांसने, छींकने और बोलने के दौरान शरीर से निकलने वाले माइक्रो ड्रॉपलेट्स हवा में कितनी देर तक तैर सकते हैं और इनमें मौजूद वायरस कितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक फैल सकते हैं। माइक्रो ड्रॉपलेट्स वो बूंदें होती हैं जो खांसने, छींकने या बोलने के दौरान आपके मुंह से निकलती हैं। इस प्रयोग में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी 0.1 माइक्रोमीटर जितने छोटे कणों को भी देखने में सक्षम है। ये कण सांस के द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर में बहुत आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। अब आप इसी प्रक्रिया को एक हाई सेंसिटिविटी कैमरे की मदद से देखिए। आपने देखा जैसे ही एक व्यक्ति छींका, छोटे छोटे कण हवा में फैल गए। ये सभी कण 10 माइक्रोमीटर से भी छोटे आकार के थे। अब इसी प्रक्रिया को आप एक दूसरे कैमरे के एंगल से देखिए। इसमें भी आप देख पाएंगे कि ये ड्रॉपलेट्स बहुत हल्की हैं और हवा के साथ बहने लगती हैं। देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर्फ छींकने से ही ये बूंदें हवा में नहीं फैलती, बल्कि जब आप किसी व्यक्ति के बहुत करीब बैठकर जोर जोर से अगर बातें भी करते हैं तब भी लोगों के मुंह से बड़ी संख्या में ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। देखिए कैसे। バナナボードとか乗ったら楽しいです。いや絶対楽しいね。めちゃくちゃ楽しい。अब इन दो व्यक्तियों के बीच फैली ये बूंदें हवा में एक ही जगह पर स्थिर हैं और वहां से हटकर दूसरी जगह नहीं जा रही। हालांकि अभी ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि वायरस के संक्रमण के लिए कितनी संख्या में इन बूंदों की जरूरत होती है, लेकिन ये तय है कि छींकने या बातचीत के दौरान निकलने वाले माइक्रो ड्रॉपलेट्स एक हद तक वायरस फैला सकते हैं। जहां जगह की कमी होती है, यानी जब आप एक छोटी जगह पर बैठे होते हैं और वेंटिलेशन का अभाव होता है, वहां संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है। इसलिए तस्वीरों के जरिए ये समझिए कि जब एक घुटन भरे छोटे कमरे में जहां ज्यादा लोग मौजूद होते हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति खांसता है, छींकता है या जोर से बोलता है तो क्या होता है।
तो अभी आपने देखा जैसे ही ये व्यक्ति खांसा, इसके मुंह से करीब 1 लाख ड्रॉपलेट्स निकले और ये बूंदें करीब 40 सेकंड्स में कमरे में मौजूद आधे लोगों तक पहुंच गई। बड़े आकार की बूंदों को आप हरे और नीले रंग में देख सकते हैं। आकार में बड़ी और वजन में भारी होने की वजह से ये बूंदें करीब 1 मिनट में ही जमीन पर गिर जाती हैं। लेकिन जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ऐसे ही हवा में मौजूद रहते हैं, वो बहते रहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है ये देखिए। इस व्यक्ति के खांसने के 20 मिनट के अंदर अंदर माइक्रो ड्रॉपलेट्स पूरे कमरे में फैल जाते हैं और उस कमरे में मौजूद लगभग हर व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाता है। हालांकि इससे बचने का एक तरीका भी है और वो है कि कमरे के खिड़की और दरवाजे खोल देने चाहिए। इससे जैसे ही बाहर की हवा अंदर आती है ये बूंदें हवा के साथ बहकर बाहर निकल जाती हैं। लेकिन अगर आपके घर या दफ्तर में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है तो फिर ये ड्रॉपलेट्स हवा के साथ साथ रीसर्कुलेट होती हैं और रीसर्कुलेट होते होते दूसरे लोगों तक पहुंच सकती हैं और इनमें मौजूद वायरस दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इस तरह के संक्रमण से बचने और दूसरों को बचाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखना। जब बिना फेस मास्क के आप छींकते हैं या खांसते हैं तो आप संक्रमण को दूर तक फैला सकते हैं। लेकिन चेहरा अगर फेस मास्क से ढका हो तो संक्रमण फैलने का खतरा बहुत कम हो जाता है। अगर आप एक कमरे में मौजूद हैं और अगर दूर दूर भी खड़े हैं, मान लीजिए एक दूसरे से आप 1 मीटर की दूरी पर भी खड़े हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर भी रहे हैं, तो भी आप बचेंगे नहीं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो विश्लेषण देखकर आप समझ गए होंगे कि कैसे आपकी लापरवाही संक्रमण की रफ्तार को बहुत तेज कर सकती है और आपके साथ साथ कई और लोगों को बीमार कर सकती है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन कीजिए और अपने चेहरे को हमेशा ढक कर रखिए। खांसते और छींकते समय अपने चेहरे को रुमाल या किसी कपड़े से ढक लें या फिर फेस मास्क लगाएं और अगर पास में कोई कपड़ा ना भी हो तो फिर आप अपनी बाजू का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बाजू से अपने नाक और मुंह को उस समय कवर कर सकते हैं। ऐसा करके आप वायरस के संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं और ये भी एक तरीके से आप ये समझिए कि आप अपने आप को भी बचाएंगे और दूसरों को भी बचाएंगे।
आपको बताते हैं कि आखिर सावरकर के नाम से कांग्रेस को इतनी नाराजगी क्यों है। इसके लिए हम आपको इतिहास के पन्नों में दोबारा लेकर चलेंगे, जिस इतिहास में इस बात का जवाब भी मिलता है कि सावरकर कांग्रेस को पसंद क्यों नहीं है। जो लोग इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं उन्हें पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश व्यक्ति ने की थी, ब्रिटिश मूल के व्यक्ति ने की थी, और इस व्यक्ति का नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम वर्ष 1849 में इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी के तौर पर स्कॉटलैंड से भारत आए थे। जिस वक्त 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, और जिसे हम आजादी की पहली लड़ाई भी मानते हैं, उस वक्त A.O. ह्यूम उत्तर प्रदेश में इटावा के पास एक ब्रिटिश टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। 1885 में A.O. ह्यूम ने, एक ब्रिटिशर ने, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। इसका पहला सम्मेलन तत्कालीन बॉम्बे प्रांत में हुआ था, और वो भी तत्कालीन वाइस रॉय की अनुमति से हुआ था, जो उस वक्त ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा पद होता था। कांग्रेस के पहले सम्मेलन में 72 लोग थे, जिनमें A.O. ह्यूम के साथ कुछ ब्रिटिश अधिकारी, भारत के कई अमीर और प्रभावशाली लोग और राजा महाराजा शामिल थे। यानी शुरुआत में ये अमीर लोगों की, प्रभावशाली लोगों की, राजा महाराजाओं की और ब्रिटिशर्स की पार्टी थी। इन लोगों में दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी के नाम प्रमुख तौर पर शामिल हैं। ये एक तरह से छोटा सा एलीट ग्रुप था, और इसमें भारत की आम जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। कांग्रेस की स्थापना के वक्त मकसद ये बताया गया था कि ब्रिटिश राज में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाने हैं, लेकिन कांग्रेस बनाने का असली मकसद यह था कि वर्ष 1857 से जो विद्रोह शुरू हुआ था, उस विद्रोह की आग को किसी तरह से ठंडा किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा ऐसा विद्रोह इस देश में कभी ना हो। इसमें काफी हद तक ब्रिटिशर्स कामयाब भी रहे, क्योंकि अंग्रेजों को कांग्रेस से कोई खतरा नहीं था। अंग्रेजों को खतरा था क्रांतिकारियों से, और उसी खतरे से बचने के लिए अंग्रेजों ने इस कांग्रेस पार्टी का गठन कर दिया। लेकिन ये वीर सावरकर थे जिन्होंने देश को 1857 की क्रांति की याद फिर से दिलाई और इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसके 50 वर्ष 1907 में पूरे हुए थे, जिस पर होना यह चाहिए था कि पूरा भारत इसे याद करता, इस पर गर्व करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वीर सावरकर ने इसे याद किया और उन सभी लोगों को शहीद बताया जो 1857 में अंग्रेजों द्वारा मार दिए गए थे। तब वीर सावरकर लंदन में थे और वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। लंदन के इंडिया हाउस में उन्होंने 1857 के शहीदों और क्रांतिकारियों को याद करते हुए एक कार्यक्रम भी किया था। अब आप समझ रहे होंगे कि सावरकर क्यों कांग्रेस को पसंद नहीं आते थे, क्योंकि सावरकर कांग्रेस के मकसद की पोल खोलते थे और सबको ये बताते थे कि अंग्रेज कांग्रेस के जरिए अपना हित साध रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी और अंग्रेज मिले हुए हैं। कांग्रेस ने आजादी के बाद 73 सालों में से करीब 58 साल देश पर सीधे या फिर गठबंधन सरकारों के जरिए राज किया है। 135 वर्ष पहले जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब उसका असली मकसद यही था कि सावरकर जैसे क्रांतिकारियों की सोच देश पर हावी ना हो। इसके लिए उन्हें किताबों से हटा दिया जाता है, स्कूल के जो पाठ्यक्रम है उनसे हटा दिया जाता है और उनके बारे में ऐसी बातें कही जाती हैं जिससे कि लोग उन्हें लेकर गलतफहमी पाल लें। कांग्रेस पार्टी शुरू में A.O. ह्यूम की पार्टी थी, यानी ब्रिटिशर्स के हित साधने वाली पार्टी बनी। उसके बाद ये महात्मा गांधी की पार्टी बन गई और महात्मा गांधी ने कांग्रेस को आजादी की लड़ाई का मंच बना दिया। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू की पार्टी बन गई और उसके बाद ये सत्ता से जुड़ी हुई एक पार्टी बन गई। आपको ये भी याद होगा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि आजादी के बाद कांग्रेस को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाए, कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। अब कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, महात्मा गांधी का ऐसा मानना था। महात्मा गांधी कहते थे कि कांग्रेस का जो मकसद है वो देश को आजादी दिलाना है। एक बार आजादी मिल गई, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस को डिसॉल्व नहीं किया गया और पहले ये नेहरू की कांग्रेस बनी और उसके बाद तब से लेकर अब तक ये नेहरू परिवार की ही
पार्टी बनकर रह गई है। यानी तब से अब तक ये एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। वो पार्टी जिसे शुरू में भी एक विदेशी ने ही बनाया था, एक विदेशी ने ही इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना का क्या मकसद था, इसे विस्तार से समझने के लिए हमने एक किताब की मदद ली है और ये जो पुस्तक है ये मशहूर लेखक और इतिहासकार विक्रम संपत ने लिखी है। विक्रम संपत ने इसके में सावरकर के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी है और उन्होंने विक्रम संपत ने सावरकर के जीवन पर गहन रिसर्च किया है। मैं एक दो लाइन आपको यहां से पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि कांग्रेस पार्टी क्यों बनी थी। इट वॉज नीडेड टू एंगेज विद इंडियंस एंड विन देम ओवर टू अवॉइड अ रिपीटिशन ऑफ 1857, यानी भारतीयों का दिल जीतने के लिए और दोबारा 1857 जैसा विद्रोह ना हो, इस कारण से इस पार्टी को उन्होंने लॉन्च किया था, ऐसा उन्होंने यहां पर लिखा है। कांग्रेस हैड नो इंटेंशंस ऑफ सीकिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड इंस्टेड प्लेज्ड अनस्वेरिंग लॉयल्टी टू द क्राउन, यानी उनकी जो लॉयल्टी थी वो ब्रिटिश शासन के प्रति थी और कांग्रेस पार्टी का ये कोई मकसद नहीं था कि वो आजादी हासिल करे अंग्रेजों से, ऐसा लिखते हैं विक्रम संपत अपनी इस किताब में। सावरकर भले ही कांग्रेस को पसंद नहीं आते, भले ही सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर कांग्रेस राजनीति करती है, लेकिन सच ये है कि एक वक्त पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद सावरकर को वीर योद्धा बताया था। उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। हमने लेखक और इतिहासकार विक्रम संपत से इस बारे में बात भी की है और उनकी बातें आप सभी को ध्यान से सुननी चाहिए। जानबूझकर सावरकर को और उनकी छवि को विवाद के कटघरे में बार बार लाया जाता है। इसके पीछे राजनीतिक मंशा ही है, क्योंकि जब उनका निधन भी हुआ था 1966 में, तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने खुद उनके बारे में ऐसा कहा था कि ही इज अ क्लासिकल रेवोल्यूशनरी एंड someone who's a byword for patriotism and sacrifice, और उन्होंने सावरकर की स्मृति को अपने तरफ से धनराशि भी दिया था। उनके ऑनर में एक स्टैंप, पोस्टेज स्टैंप भी उन्होंने रिलीज किया था। उन पे फिल्म बनी थी तब के सरकार के तौर पे। तो क्या इंदिरा गांधी जी भी एक कायर और देशद्रोही को सम्मान कर रही थी? भारत रत्न उनको दिया जाए या नहीं न दिया जाए, वो भी उनके मरण के इतने सालों बाद, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है शायद अगर दिया जाए तो भारत रत्न का जो की प्रतिष्ठा है उसमें इजाफा होगा। तो और उससे एक मैसेज ये भी जाएगा, जैसा मैंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के जो मल्टीपल नैरेटिव्स हैं, पैरेलल नैरेटिव्स हैं, सशस्त्र क्रांति का एक नैरेटिव है और अहिंसावाद का एक नैरेटिव है, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस था। और आज तक जो सिर्फ एक नैरेटिव को चलाया गया है राजनीतिक कारणों से, अब वक्त आ गया है कि दूसरे जो महान नेता थे उनका भी गौरव और सम्मान कर दिया जाए। और ये भी एक प्रमुख एक संदेश जाएगा कि भारत रत्न हो या पद्मा अवार्ड्स हो, ये सारे जो एक विचारधारा के लोगों तक ही सीमित हो, या उससे भी खराब एक ही वंश के लोगों को, एक डायनेस्टी के लोगों तक ही जो सीमित रखा गया, वो उसमें थोड़ा हम एक्सपैंड करेंगे और बाकी सारे जो अनसंग हीरोज और हीरोइंस हैं हमारे देश के प्रेजेंट और पास्ट में, उन सबको सम्मान देने का एक बहुत ही अच्छा संदेश आएगा। तो उस तौर पे शायद इनको भारत रत्न देना एक अच्छा एक मैसेज होगा। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वीर सावरकर का नाम अच्छा नहीं लगता। वो सावरकर को अपमानित करते रहते हैं। ऐसे लोग सावरकर के बारे में दुष्प्रचार करके अपना एजेंडा चलाते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि सावरकर सदियों में कोई एक ही होता है। सावरकर के बारे में हम आपको 3 अहम बातें बताते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, या एक तरह से ये मान लीजिए कि इन बातों को वर्षों तक देश से छुपाए रखने की बहुत कोशिश की गई, क्योंकि सावरकर को इतिहास की किताबों से इस तरह से हटा दिया गया कि उनके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी मिली ही नहीं। आजादी की लड़ाई में सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए विदेशी कपड़ों की होली जलाना शुरू किया था। यह वर्ष 1905 की बात है। तब सावरकर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ते थे और इस घटना के बाद सावरकर को उस कॉलेज से निकाल दिया गया था और उन पर उस समय 10 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। ये वो वक्त था जब महात्मा गांधी भी विदेश से भारत लौटकर नहीं आए थे। भारत में जब
महात्मा गांधी और अंबेडकर की ज्यादा चर्चा भी नहीं होती थी। तब सावरकर ने छुआछूत और जाति प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने की वकालत की थी। जिन लोगों को तब अछूत मानकर मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उनके लिए सावरकर ने तब आंदोलन किए थे। उन्होंने पतित पावन नाम के मंदिरों को बनाने के लिए कहा था, जहां सभी जातियों के लोग एक साथ पूजा कर सके। सावरकर के बारे में तीसरी बड़ी बात यह है कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई को, उस संग्राम को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और यहीं से आपको ये बात पता चली होगी कि 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। नहीं तो 1857 की लड़ाई को एक सिपाही विद्रोह के तौर पर याद किया जाता था। उस समय तक इसे एक सिपाही विद्रोह कहा जाता था कि भारतीय सिपाहियों ने एक विद्रोह कर दिया था, छोटा सा विद्रोह। सावरकर ने वर्ष 1906 से 1910 के बीच द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नाम से एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। फिर मार्च 1910 में सावरकर को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसा और युद्ध भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और वर्ष 1911 में उन्हें अंडमान द्वीप पर 10 वर्षों तक काला पानी की सजा दे दी गई। उस समय काला पानी की सजा सबसे सख्त सजा मानी जाती थी। 693 कमरों वाली इस जेल में कैदियों के रहने के लिए बहुत छोटी सी जगह हुआ करती थी। रोशनी के लिए सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान होता था। क्रांतिकारियों को वहां पर तरह तरह की सख्त यातनाएं दी जाती थीं और उन्हें बेड़ियों से बांध कर रखा जाता था। उनसे कोयले से तेल निकालने का काम करवाया जाता था। वहां हर कैदी को एक निश्चित समय में करीब 13.5 किलो नारियल और सरसों से तेल निकालना होता था। ये उनका काम होता था और अगर कोई ऐसा न कर पाए तो उसे बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। अंग्रेज बहुत निर्दयी थे और हमेशा भारतीय लोगों के सम्मान पर चोट किया करते थे। भारतीय कैदियों को गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था। उन्हें पीने का पानी भी बहुत सीमित मात्रा में मिलता था। कैदियों के पैर हमेशा जंजीरों में बंधे रहते थे। उनके लिए चलना फिरना और अपने नित्य कर्म करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। वीर सावरकर ने इतने मुश्किल हालात के बावजूद काल कोठरी की दीवारों पर 8 से 10 हजार पंक्तियां लिखी थी। उन्होंने कविताएं लिखने के लिए पत्थर को कलम और जेल की दीवार को कागज की तरह इस्तेमाल किया। अंग्रेज सरकार वीर सावरकर को यातनाएं देती थी, जबकि भारत की दूसरी जेलों में बंद जवाहरलाल नेहरू जैसे कैदियों को लिखने पढ़ने की सारी सुविधाएं मिलती थी। उन्हें हर रोज पढ़ने के लिए अखबार मिलते थे और उन्हें यह भी पूछा जाता था कि वो नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं और डिनर में क्या खाना पसंद करते हैं। और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ जब हमारे देश के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिनमें नेहरू भी शामिल हैं, उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये कहा कि उन्हें जेल में अपना एक खास कुक चाहिए जो उनके लिए खाना बना सके। अंडमान द्वीप पर बनी इस जेल के चारों तरफ समुद्र था और यहां की यातनाओं से परेशान होकर कई क्रांतिकारियों ने फांसी लगा ली थी। कुछ क्रांतिकारियों ने अनशन भी किया था, लेकिन सावरकर ने आत्महत्या और अनशन को गलत रणनीति बताया था। उस समय वो मानते थे कि जिंदा रहकर और आजाद रहकर देश की ज्यादा सेवा की जा सकती है। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के कारण सावरकर को जितनी सजा मिली उसका 25% भी उस वक्त के उन बड़े बड़े नेताओं के हिस्से में नहीं आया जिनके नाम आज बड़े शान से लिए जाते हैं, जिनके नाम पर छुट्टियां, राष्ट्रीय अवकाश किए जाते हैं, जिनके नाम पर भवनों के, हवाई अड्डों के, पार्कों के और सड़कों के नाम रखे जाते हैं। ये 22 जून 1940 की तस्वीर है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस वीर सावरकर से मिलने के लिए उनके घर गए थे। करीब 3 घंटे तक दोनों की बीच बातचीत हुई थी। बताया जाता है कि सावरकर ने ही नेताजी से कहा था कि देश को आजाद करवाना है तो उन्हें देश के बाहर जाकर और सेना बनाकर अंग्रेजों से युद्ध करना होगा। सावरकर की प्रेरणा से अगले साल ही नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर काबुल होते हुए जर्मनी पहुंच गए और 2 साल के अंदर आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी। सुभाष ने उनसे कई बातें पूछी, कई शंकाएं, आशंकाएं, और जो बार बार जिस बात पर वो बल दे रहे थे वो दे रहे थे कि यहाँ आप एक मूर्ति तोड़ देते हैं, एक मूर्ति को काला कराते हैं, एक को कुछ और कर देते हैं। ये मूर्तियाँ तोड़ने से भारत आज़ाद नहीं होगा। ये बहुत छोटी बातें हैं। सुभाष, आप जैसे कद का आदमी किसी बड़ी सेना की तैयारी करें और वो तैयारी तभी हो सकेगी जब आप बाहर जाएंगे।
जितनी जल्दी हो भारत को छोड़ें, विदेश निकलें, रंगून, सिंगापुर, यहाँ से जुड़ के हो सके तो जापान हो उनसे, और उससे पहले हिटलर से मिलें और उसके आगे अपनी शर्त रखें कि उसकी क्या शर्तें होंगी अगर आप उसके साथ मिलके और फिर अंग्रेज़ों को हटाएं। लेकिन ये सारी इंस्ट्रक्शंस के वो वहाँ से आए और फिर उन्होंने, और 9 जुलाई से उन्होंने भर्ती शुरू कर दी थी। ये हिरेंद्र श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने वीर सावरकर के जीवन पर गहन शोध किया और उन पर 17 से 18 किताबें लिख चुके हैं। उनके शोध से सावरकर के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। चर्चिल ने तो अपने एक जगह कहा था कि मेरी फौजें, मेरी सेनाएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जब शिथिल पड़ जाती हैं, जब हतोत्साहित होती हैं, उनका मनोबल टूटने लगता है, तब आई वुड टेक आउट दिस बुक 1857 एंड रीड आउट द लास्ट 2 चैप्टर्स ऑन तात्या टोपे एंड झांसी की रानी, एंड दे वुड इन्फ्यूज इनटू देम ए न्यू स्पिरिट। उनके अंदर एक नया जोश पैदा होता है, एक नया उत्साह पैदा होता है, और वो बड़े उससे लड़ती हैं। सावरकर की सच्ची बातों को देश के सामने लाने से कुछ लोग डरते थे। यही वजह है कि सालों तक उनकी छवि एक विवादित व्यक्ति की बनाई गई, और ये पूरी साजिश के साथ आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था। सावरकर ने देश के युवाओं को प्रेरणा देने वाली और देश को नए विचार देने वाली जो भी रचनाएं की थी, उन्हें भी आजादी के करीब 5 साल तक देश के सामने नहीं आने दिया गया। उन पुस्तकों को जो चर्चिल को पसंद थी या वहाँ के लोगों को पसंद थी या वहाँ खरीदी जा सकती थी, मैडम कामा लेके उसको आई थी हॉलैंड से, यूरोप में अवेलेबल थी, उन पुस्तकों को आज़ादी के 4 साल बाद भी बैन रखा। किसने रखा? कौन था देश का मुखिया? सावरकर के संपूर्ण साहित्य को, जो पूरी तरह से भारत की आज़ादी पर बेस्ड है, भारत के इतना प्रेरक, इतना है, वो उतना आपको उत्साह देता है। ये सब भारत के संघर्ष से, भारत के क्रांतिकारियों से जुड़े हुए साहित्य है। उस साहित्य को भी 1953 तक आज़ादी नहीं मिली। इन बातों से यही दिखता है कि सावरकर के साथ साजिश की गई थी, जिससे आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को बिल्कुल भुला दिया जाए। लेकिन कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, सावरकर जैसे देश के नायक भुलाए नहीं जा सकते हैं। अमित प्रकाश, जी मीडिया। अब आप समझ गए होंगे कि कई बार ऐसा होता है जब देश के बड़े बड़े नेता, देश की सरकारें इतिहासकारों के साथ मिलकर, बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर, पत्रकारों के साथ मिलकर, मीडिया के साथ मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि कुछ खास लोगों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको कभी पता नहीं चलता। क्योंकि ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी अगर आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उन्हें पाठ्यक्रम से हटा दिया जाएगा। कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि वहां भी पाठ्यक्रम से हटाना सरकार के हाथ में होता है। इसके बाद पुस्तकों में उनके बारे में इतिहासकार कभी कुछ लिखेंगे नहीं, और जो देश का मीडिया है वो भी अखबारों में और टीवी चैनल्स में उनके बारे में कभी भी आप तक सही बातें नहीं पहुंचाएगी।
आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा में भारत का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था उदंत मार्तंड। ये एक साप्ताहिक अखबार था और हर मंगलवार को छपता था। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का ज्यादा इस्तेमाल होता था, इसलिए इस खास दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोलकाता से प्रकाशित होने वाले इस अखबार को बड़ी संख्या में पाठक नहीं मिल पाए थे, क्योंकि तब के बंगाल में हिंदी भाषियों की संख्या बहुत ही कम थी। बढ़ती लागत और पाठकों के अभाव में एक वर्ष बाद ही इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा था। वर्ष 1987 में आज ही के दिन गोवा को भारत के 25वें राज्य का दर्जा मिला था। पहले गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आजादी मिली थी। गोवा को आजाद कराने के लिए भारत को वहां अपने 30,000 सैनिक भेजने पड़े थे। पुर्तगाल इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी लेकर गया था, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने पुर्तगाल का साथ दिया था। लेकिन सोवियत संघ ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करने के बाद भारत के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की आशंका को खत्म कर दिया था। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। वर्ष 1971 में आज ही के दिन नासा ने अपने मैरिनर मिशन के 9वें स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। मैरिनर 9 मिशन ने मंगल ग्रह की 70% सतह का नक्शा तैयार किया था और इस मिशन की मदद से मंगल ग्रह की सतह के बारे में अभूतपूर्व जानकारियां मिली थी। नासा ने इस मिशन के तहत बुध, शुक्र और मंगल ग्रह के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजे थे और इनमें से 7 ने कामयाबी से अपना मिशन पूरा किया था। इस मिशन के लिए नासा ने $55 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च की थी। मशहूर फ्रांसीसी कवि, नाटककार, इतिहासकार और मशहूर दार्शनिक वोल्टेयर का निधन आज ही के दिन वर्ष 1778 में हुआ था। वोल्टेयर आम जनता के अधिकारों के बहुत बड़े समर्थक थे और वो राजनीति और धर्म को अलग अलग रखने के पक्षधर थे। वोल्टेयर ने साहित्यिक महत्व वाले 20,000 से ज्यादा पत्र और सैकड़ों रचनाएं लिखी थी। वोल्टेयर ने अपनी कविता के जरिए फ्रांस के शाही परिवार का मजाक भी उड़ाया था, जिसकी वजह से उन्हें 1 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। और वर्ष 1989 में आज ही के दिन चीन के तियाननमेन स्क्वायर पर 33 फीट ऊंची लोकतंत्र की देवी की मूर्ति का अनावरण किया गया था। चीन में लोकतंत्र के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ये मूर्ति वहां पर लगाकर चीन की सरकार को सीधे चुनौती दी थी। उस दिन पूरी दुनिया की निगाहें चीन में हुए इस प्रदर्शन पर टिकी हुई थी, लेकिन चीन की सरकार ने इस छात्र आंदोलन को कुचल दिया था। प्रदर्शन समाप्त करने के लिए तियाननमेन स्क्वायर पर टैंक्स और आर्मी भेज दी गई थी, जिसमें हजारों छात्र मारे गए थे। विरोध प्रदर्शनों को दबाने की ऐसी कोशिश आजकल चीन हांगकांग में भी कर रहा है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
प्रस्तुतकर्ता पतंजलि के शुद्ध फ्रूट जूस, प्यास बुझाए, एनर्जी बढ़ाए। वर्ल्ड वाइड डिलीवरी ऑफ ऑल आयुर्वेदिक मेडिसिन। अभी ऑर्डर करें planetayurveda.com पर। बड़े भैया मतलब अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, द ओरिजिनल फाउंडर कंपनी DRS ग्रुप, सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सनफ्लेम द क्लियर चॉइस और लाइफ क्योर कॉन्टैक्टलेस थर्मामीटर्स एंड KN95 मास्क, अ प्रोडक्ट ऑफ रेक्सॉन लैबोरेटरीज लिमिटेड। 1 जून से लॉकडाउन नहीं, अनलॉक 1। गृह मंत्रालय ने 30 जून तक के लिए जारी की गाइडलाइंस। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। दूसरे राज्यों में जाने पर पाबंदी नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी जारी रहेगी। 8 जून से शर्तों के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। स्कूल और कॉलेज को खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा। मोदी 2.0 के 1 साल पूरा होने पर पीएम ने कहा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना समय की जरूरत। किसानों और गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम जारी। जेपी नड्डा बोले, कोरोना महामारी ने सरकार ने बेहतरीन काम किया, संभली हुई रही और बहुत हद तक उसको बाबरी एक्शन कमेटी के पक्षकार इकबाल अंसारी की मांग। सीबीआई की अदालत में चल रहा है मुकदमा, जल्द खत्म हो। कहा, मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद अब हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं रहा। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, सारे लोगों ने उसका सम्मान किया है। अब इस विवाद को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आईसीएसई और आईएससी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत। जिस शहर में है वहीं दे सकते हैं बची हुई परीक्षाएं। CISCE ने नोटिस जारी किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पुंछ सेक्टर के खारी खारमारा इलाके में की फायरिंग। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। नमस्कार, मैं हूं सचिन। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आतंक का खेल खेल रहा है। हिंदुस्तान की फौज भी हमेशा तैयार रहती है पाकिस्तान की गुस्ताखियों का जवाब देने के लिए। वीकली शो सीमा पार में हम आपको हर शनिवार पड़ोसी मुल्क की वो खबरें दिखाते हैं जिनका सीधा ताल्लुक आपसे है। जिन खबरों को जानना समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले सीमा पार के मेन्यू में क्या है वो देख लीजिए। पहली खबर है, मोदी नीति से लद्दाख में चीन हुआ चित। जी हां, जो पहली खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो ये, किस तरीके से मोदी नीति से लद्दाख में चीन चित हो गया है। दूसरी खबर जो कि सीमा पार में आएगी, दूसरी